जिज्ञासा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। हम सोनार बांग्ला टमाटर नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। तो बीजेपी के मिशन बंगाल की जोरदार शुरुआत हो गई है। बंगाल चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ बंगाल दौरा शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के बाद गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहे। जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह ने आज लेफ्ट के गढ़ रहे बोलपुर में भाजपा के लिए 200+ का लक्ष्य रखा है। अभी यहां पर टीएमसी काबिज है और यहां अमित शाह के मुताबिक अभूतपूर्व रोड शो हुआ जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जाहिर है कि कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। बंगाली संस्कृति और साहित्य के प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े इस शहर में आयोजित रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वादा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो राज्य की वही पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करेगी जब इसे सोनार बांग्ला कहा जाता था। अमित शाह के दौरे में टीएमसी के अलावा लेफ्ट को भी झटका लगा है। 10 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थामा है और टीएमसी से एक दिन में सर्वाधिक नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम में शनिवार को दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और 5 विधायकों, एक सांसद समेत 34 अन्य नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। तो 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज दीदी यानी कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए 294 सीटों में से 200 पर बीजेपी की जीत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खुद अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही हैं? और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे जितेंद्र तिवारी से, जो नेता हैं टीएमसी के। मैं आप सबसे पहले इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, जितेंद्र तिवारी जी, आप टीएमसी में वापस आ गए हैं। तो टीएमसी छोड़ने की बात हम सब मौजूद थे, हमने टेलीविजन पे आपके बयान सुने थे। आपने कहा था कि आप बहुत असंतुष्ट हैं, आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, तो अब क्यों रहें? तो क्या आप सब ठीक हो गया है? जी, मैंने अपने किया है और ये पूरा काम करने का मौका दिया जाए, भरोसा दिया गया और जिन लोगों से असंतोष था वो असंतोष समाप्त हो चुका है, समस्याओं का समाधान हो चुका है। तो मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस समय समस्या क्या है? टीएमसी के बहुत सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, भाजपा के साथ गए हैं, आप उनमें से एक थे जब आपने पार्टी को छोड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, वो टीएमसी के लोगों को बहका रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ें और वो भाजपा का साथ दें। क्या कहेंगे आप? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? ये हमारी सर्वोच्च नीति जब कोई बात कहती है तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे शोभा नहीं है, क्योंकि वही हमारी आदत है, उसको देखकर हम पार्टी करते हैं। क्योंकि प्रतिक्रिया के बाद उसके ऊपर कुछ कहना हम लोग के लिए ठीक नहीं है और हम लोग को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बात पार्टी की बात होती है और पार्टी के सदस्य। चलिए दीदी की बात छोड़ देते हैं, आप अपनी बात बताएं कि क्या बीजेपी की तरफ से इस तरह से बहकाने की कोशिश हो रही है? मतलब आपने भी 2 दिन पहले पार्टी छोड़ने की बात की, वापस आए और भी लोग गए हैं, तो क्या परेशानी क्या है? क्या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी क्या रोल है इसमें? देखिए, मैं तो अपनी बात केवल कह सकता हूँ। दीदी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कहा, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, पूरी परिस्थिति का आकलन करके उन्होंने ये बात कही। मैं केवल अपनी बात कह सकता हूँ कि मेरा मामला थोड़ा अलग था। मेरा अपना कुछ आवेग था और आवेग संतुष्टि नहीं हो रही थी। लगा कहीं ना कहीं मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ा था उस दिन भी मैंने कहा था कि दीदी के प्रति और प्यार हमेशा बना रहेगा, उनके सम्मान भी मेरे मन में हमेशा रहेगा, ये भी मैंने कहा था। बाद में जब मुझे लगा कि मेरी पार्टी छोड़ने की वजह से दीदी को दुख लगा है, तो मैं दीदी को कोई दुख देना नहीं चाहता। मैं किसी के दुख का कारण बनूं, ये मेरे जिंदगी के लिए बड़ा कठिन समय होगा। स्वभावतः मैंने
अपनी गलती स्वीकार की और मैंने दीदी के साथ काम करने का। जी, इस समय आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप दीदी के दुख का कारण नहीं बनना चाहते। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने, टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं ने या टीएमसी के जो बागी हैं, उन लोगों की एक शिकायत रही है कि जो नए चुनावी रणनीतिकार पार्टी से जुड़े हैं उनकी वजह से भी बहुत समस्या है और कई लोगों ने उनके खिलाफ बातें की हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रही हूँ। जितने भी लोग टीएमसी छोड़ रहे हैं उनसे परेशानी की बात उठ कही गई है कि पार्टी किस तरह से कामकाज कर रही है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा। नहीं, जहां तक प्रशांत किशोर जी का मामला है तो मैं देखता हूँ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आजकल चुनाव ढंग से हो रहे हैं, उसमें हर इलाके का आकलन करना, लोगों की सोच क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों को पास किस ढंग से जाना है, ये जो तंत्र है, ये तंत्र हमारी पार्टी में हम लोगों के पास नहीं था। प्रशांत किशोर जी के आने के बाद से उसके जो लड़के हैं, जो आईपैक का टीम काम कर रहा है, उससे जो फीडबैक मिलता है उसको काम में लगाकर हम लोग और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के आने से कोई असुविधा हुई है, बल्कि हमें और लाभ पहुंचा है अपनी रणनीति बनाने में, और जो रणनीति बन रही है उससे इम्प्लीमेंट करने में हमें और सुविधा हुई है। हमारा काम जो हम अकेले नहीं कर सकते वो काम वो टीम कर दे रही। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के कारण कोई समस्या है। इतने सारे लोगों ने, 34 हैं कुल मिला के जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ा है, लेफ्ट के भी लोग भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? सीटें भी बड़ी हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। आज जो भीड़ है वहां पर बोलपुर में, उसको खुद अमित शाह ने कहा कि अभूतपूर्व है ये भीड़। देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का तो एक आकर्षण होता ही है। इतने बड़े नेता जब किसी इलाके से गुजरेंगे तो लोगों के अंदर उत्साह रहता ही है कि उन्हें एक बार देखें और वो क्या कहते हैं एक बार सुनें। तो देश के हमारे गृह मंत्री हैं, स्वभावतः ये आकर्षण लोगों के अंदर रहता है और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस की बूथ शक्ति उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, और आप देख रहे हैं कि नेताओं की शायद कमी हो रही है, कुछ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ कार्यकर्ता दीदी के साथ जुड़ रहे हैं। तो जो तृणमूल कांग्रेस की बूथ शक्ति है, ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता और बढ़ रहे हैं, वो और मजबूती के साथ एक साथ बड़े हो रहे हैं। इससे कौन पार्टी छोड़ के जाता है, इससे तृणमूल कांग्रेस के संगठन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र तिवारी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ चंद्र बोस जुड़े हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। विजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार। चंद्र बोस जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सुबीर भौमिक है वरिष्ठ पत्रकार। शिवम विज हमारे साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं द प्रिंट के। और इसके अलावा मैं पहले ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाना चाहती हूं कि सच और झूठ का जो सियासी खेल चल रहा है, डेरेक ओब्रायन ने, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके ये अमित शाह के कई दावों को झूठ बताया है। अमित शाह के कई तरह के बयानों के बारे में उन्होंने बात की है। पहला ये था कि अमित शाह का ये दावा है कि ममता बनर्जी ने दूसरी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ दी है। आज लोगों पर दल बदल का आरोप लगा रही हैं, ये कहा है अमित शाह ने, जिसके ऊपर डेरेक ओब्रायन का ये दावा है कि ममता बनर्जी ने दूसरे दल पर दल बदल का आरोप नहीं लगाया है। 1998 में ममता बनर्जी ने नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। दूसरी बात, सियासी बयान का जो झूठ सच है, उसमें अमित शाह का यह दावा है कि बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा। हम ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाना चाहेंगे, बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा। अमित शाह ने कहा, डेरेक ओब्रायन ने इस पर दावा किया है कि 2 साल पहले से बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना जो है वो चल रही है, आयुष्मान भारत से 2 साल पहले से। उसके अलावा ये दावा रहा अमित शाह का कि पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के 6,000 रुपए नहीं मिल रहे। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि किसानों को कृषक बंधु योजना में सालाना 5,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान हो रहा है। और 1.5 साल में पश्चिम बंगाल में 150 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये अमित शाह ने कहा है। और ये लगातार बीजेपी से मुद्दा भी बना रही है चुनावी हिंसा की। लेकिन डेरेक ओब्रायन का कहना है कि बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता आपस में लड़कर मरे हैं। खुदकुशी के मामलों को भी राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ये सबसे पहले चंद्र बोस हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। तो ये जो झूठ सच की बात हमने देखी चंद्र बोस, और लगातार ये आरोप
लगाते आए हैं बीजेपी के लोग कि चुनावी हिंसा है और हमला हो रहा है बीजेपी के ऊपर, लेकिन डेरेक ओब्रायन ने सफाई दी है कि जो आपस में भी हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता मरते हैं उसके आरोप भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पे टीएमसी पर। आज अमित शाह की गृह मंत्री की वहां पर रैली को उन्होंने अभूतपूर्व बताया और जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, बाहरी का मुद्दा उठा, तो तमाम चीजें हैं, लेकिन बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 200 प्लस का, क्या आपको लग रहा है इस भीड़ को देखकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 साल में और चुनाव जब हुआ लोकसभा चुनाव, इसमें स्पष्ट हो गया ये बंगाल की लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, मगर तृणमूल कांग्रेस जो गुंडागर्दी कर रहे, जो हिंसा का राजनीति कर रहे, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। देखिए, ये जो फिगर बता रहे 130 लोग मारे गए हैं, एक का भी जांच सही ढंग से नहीं हुआ है। अब डेरेक जी बोल रहे हैं ये आत्महत्या किया है, ये अपने आपस में लड़ाई करके इनको मौत हुआ है, तो इसका जांच कहाँ हुआ है? इसका कोई चार्जशीट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। कोई भी तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा लोग है, जब भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को आक्रमण करता है, पिटाई करता है, ये हम लोग एफआईआर हम लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग को एफआईआर लॉन्च करने के कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। तो ये जो प्रजातंत्र का जो व्यवस्था है भारत में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में एकदम डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है। और आज देखिए, मीटिंग मिছিল करने का ये तो राजनीतिक दल की हक है, ये तो इट इज आवर राइट कि हम मीटिंग मिছিল करें, मगर हम लोग को नहीं करने दिया जा रहे। हम लोग का ऊपर आक्रमण हो रहे, हम लोग का जो गाड़ी है, गाड़ी को पूरा तोड़ रहे हैं। तो ऐसा राजनीति नहीं होता है, हिंसा का विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। आप इन आरोपों पर क्या कहेंगे विजय जी, क्योंकि ये आरोप लगातार लग रहे हैं, एक तो हिंसा, दूसरे ये कि पूरी पार्टी जो तृणमूल है उस पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, उस पर भाई भतीजावाद जो है इसका आरोप लग रहा है। चंद्र बसु जी ने कहा कि एफआईआर नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लुधियाना से पुलिस रेड करके कैसे आसामी को पकड़ के ले आई? एफआईआर अगर नहीं होता तो अगर कोई घटना घटती है तो एफआईआर लेना पुलिस का काम है और कार्रवाई होती है। यहाँ भाजपा आपस में लड़ रही है और मर रही है और वो अरेस्ट पर ये बताएं विजय उपाध्याय जी कि इतने सारे जो 34 लोग छोड़कर गए पार्टी में नाराजगी है, पार्टी के लोग, ये कहा जा रहा है कि टीएमसी में बहुत ज्यादा परिवारवाद हावी है, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा, नाराजगी होगी। आप इस क्या कहेंगे? ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है इस समय, या सिर्फ ये आरोप काफी है कि बीजेपी जो है वो टीएमसी के लोगों को बहका रही है या जोर जबरदस्ती कर रही है अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए? ऐसा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जी, केंद्रीय एजेंसियां को एक्टिव किया गया है बंगाल में। मुकुल राय, शोभन चटर्जी और आपका शुभेंदु जो कल ज्वाइन हुए, ये टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे। नारदा शारदा के गुनाहगार थे, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है 1914 से, अब वो पाक साफ हो गए भाजपा में जाके। तो ये सभी लोग पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर आरोप थे, न डराया धमकाया जा रहा है आप कह रहे हैं, और इसलिए अगर ये बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके तमाम आरोप जो है वो धुल जाएंगे। हाँ, धुल गए। बीजेपी में बड़े नेता हो गए। अमित शाह जी बोल रहे हैं, आपने सुना, आपने दिखाया, पूरा देश देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी जाने से या कई, ये महासमुद्र है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को देख के पश्चिम बंगाल की जनता उनकी काम के कारण वोट देती है। 2016 में आपको याद होगा जी, शारदा नारदा को लेके कितना बीजेपी ने यहाँ पर नाचा था पश्चिम बंगाल की भूमि पे। पूरा एग्जिस्ट मीडिया
पोल एग्जिट पोल दिखा रहा था पूरे देश का कि 110 120 से बेसी सीट नहीं आएगी, लेकिन क्या देखा गया 211 में हमारी 186 सीट थी। तो आप कह रहे हैं कि ये जो भीड़ आज दिखाई दे रही है, ये भीड़ कुछ नहीं बताती है, इस भीड़ के जरिए राज तिलक नहीं हो सकता भाजपा का। 2016 में जब टीवी में शुभेंदु अधिकारी रुपया लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, शोभन चटर्जी रुपया लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुकुल राय पे आरोप लग रहा है, तो हम ममता बनर्जी ने कहा कि 2094 सीट पे, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, मैं उम्मीदवार हूं, आप इस टीवी के बात पे न जाएं, मेरे को देख के आप वोट दीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के खाते में ममता बनर्जी की, ठीक है, वो पुरानी बात हो गई। अभी का क्या है, क्योंकि बीजेपी की सीटें भी बढ़ी हैं और बीजेपी के पास किस तरह के इस दफा मुद्दे हैं जिनके भरोसे वो 200 प्लस सीटें जीतने की बात कर रही है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं, सुबीर भौमिक हैं, शिवम विज हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, वापस लौटते हैं आपके पास इस चर्चा पे। तो हमारे साथ जुड़े हैं तमाम मेहमान। सबसे पहले सुबीर भौमिक और शिवम विज के पास जाना चाहेंगे। सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवम विज कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं द प्रिंट में। सुबीर भौमिक, जो बंगाल में दिख रहा है, बीजेपी इसको लेकर काफी गंभीर है और सारे बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ वहां पर दौरे हो रहे हैं और 200 का उन्होंने लक्ष्य रखा और इसके लिए कई चीजों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल का आरोप तो उन पर लग ही रहा है क्योंकि वो बांग्लादेशियों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम तोड़े जा रहे हैं पार्टी से, टीएमसी से जो लोग आ रहे हैं, जो बागी हैं, जो ममता के खिलाफ जो लोग हैं, उनको अपने साथ मिलाकर, तो क्या रणनीति आपको दिखती है यहां पे बंगाल में बीजेपी की? देखिए नगमा, यहाँ सेंट्रल इशू जो है, जो मूल मुद्दा है, वो ये कि बहुत साल बाद सिद्धार्थ शंकर राय का कांग्रेस का जमाना खत्म होने के बाद ये पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी बंगाल में अपना पैर जमाने का कोशिश कर रहा है या सत्ता में आने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 1980 से शुरू करके बहुत ज्यादा तो कोशिश नहीं की और फिर कांग्रेस टूट गया। ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बना लिया जो क्षेत्रीय दल है, लेफ्ट रहा, लेफ्ट नेशनल पार्टी हो सकता है, बट यहाँ तो क्षेत्रीय अंदाज से ही उन्होंने सरकार चलाया और फिर ममता बनर्जी क्षेत्रीय दल है, हालांकि दल का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ये पहली बार हम देख रहे हैं करीब 30-40 साल में कि कोई एक सेंट्रल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी यहाँ सत्ता में आने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये जो तू मैं ये सब चलता रहेगा। कोई कहेगा कि दीदी ने यह नहीं किया तो उन्होंने कहेगा मोदी ने वो नहीं किया, ये सब में हम पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि दोनों तरफ के प्लस माइनस हैं। और इसमें हम जाने से पहले मैं सबसे बड़ा जो मुद्दा स्ट्रेस करना चाहता हूं, जिसपे लोग गौर नहीं फरमा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कल अपने भाषण में जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे एक चीज कहा था कि सरकार कलकत्ता और दिल्ली में एक ही सरकार होना चाहिए। इस पर वो उन्होंने बहुत जोर दिया, मतलब कि एक सेंट्रल पार्टी, इस मामले में बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी में है, भाजपा में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बंगाल के लोग बंगाल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बाहर रहे हैं। क्यों? जब सीपीएम को मौका मिला, ज्योति बासु को प्राइम मिनिस्टर होने का मौका था, तब ये सीपीएम के लोगों ने, प्रकाश कराट एंड कंपनी ने हल्ला करके वो सीपीएम सरकार में नहीं गई। तो जो बंगाल के लिए मौका था कि सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक अपना कदम रखना, जी, ये अगर नहीं रख पाते हैं, बंगाल को कितना क्या फायदा होता है, ये लिमिटेड है। अच्छा, उस जमाने में जो सीपीएम को धक्का लगा, उसका एक बहुत बड़ा वजह था कि ममता बनर्जी केंद्र में पहले बीजेपी के साथ और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने यहाँ कुछ स्कीम्स लाने की कोशिश की, मिनिस्टर रहे, तो लोगों को लगा कि ये जो सीपीएम का रणनीति है वो ठीक नहीं है, कि पावर में नहीं जाएंगे, परपेचुअल ऑपोजिशन हर वक्त। अभी ये भी खबर आ रही है, जैसा कि पहले भी मुद्दा बनने वाला है जी, कि
सुबीर जी एक मिनट, शिवम विज को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। जैसा सुबीर जी कह रहे हैं कि ये पहली बार इतनी बहुत सालों बाद एक बड़ी नेशनल पार्टी यहाँ पर अपनी मौजूदगी बनाने की कोशिश में है, तो क्या आपको लगता है शिवम कि ये ममता बनर्जी जो कि सत्ता पे काबिज हैं 10 साल से, वो अपनी सबसे मुश्किल राजनीतिक चुनौती इस समय झेल रही हैं या उसका सामना कर रही हैं? जी, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर थी, कांग्रेस से खुद अलग होकर उन्होंने सीपीएम को हराया, तो नंदीग्राम सिंगूर किया, तो वो भी बहुत बड़ी फाइटर हैं। उनको हम नहीं मान सकते हैं कि वो कांग्रेस या सपा बसपा आरजेडी की तरह अभी वो भाजपा से हार गई हैं, हार सकती हैं। लोकसभा के चुनाव में भी जो आपने देखा बीजेपी की सीट्स काफी सारी बढ़ गई, वो सीपीएम का वोट लेके बढ़ी, टीएमसी फिर भी आगे थी, टीएमसी को असर पड़ा, धक्का पड़ा बहुत बड़ा, लेकिन तब भी टीएमसी आगे थी। तो मुझे ये लगता है कि ये मानना कि जैसे कि चुनाव खत्म हो गया है और टीएमसी हार गई और बीजेपी जीत गई है, और ये अभी थोड़ा जल्दी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि टीएमसी हार गई है, पर जिस तरह की चुनौती इस समय दिख रही है या जो संख्या दिख रही है, जो रोड शो, जिस तरह के लोग टीएमसी से निकल के शामिल हो रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर पहले मुद्दे थे जैसे नारद स्टिंग, वो सब चीजें जो हैं, जैसे ही लोगों ने पार्टी बदली, वो बीजेपी ने अपनी यूट्यूब, अपनी वेबसाइट से इन चीजों का जिक्र हटा दिया है अब। नहीं जी, ये राजनीति है, सब पार्टी करती हैं, और लेकिन मैं ये कहूंगा कि टीएमसी क्या कर रही है, टीएमसी की क्या रणनीति है, इस पे हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। मीडिया खाली दिखा रहा है कि भाजपा की भीड़ आई। अभी 2 दिन पहले कूच बिहार में ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी रैली करी, बहुत भीड़ थी उस पर मीडिया में वो चर्चा नहीं है। वो उसके कई कारण है। एक तो बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो एक बंगाल के बाहर हमारी ज्यादा रुचि रहती है कि भाजपा क्या कर रही है, अमित शाह गए हैं, लेकिन दीदी जब अगर बांग्ला में कोई स्पीच दे रही हैं तो उसका भी हमें विश्लेषण करना होगा कि दीदी ने क्या बोला। अभी हमको बताया जा रहा था कि शुभेंदु ने क्या बोला, बट दीदी क्या कह रही है अपने भाषण में, दीदी का क्या कार्यक्रम चल रहा है, ये दीदी का दुआरे दीदी लगातार हमलावर दिख रही हैं। दीदी कह रही हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी बहकाकर उनके लोगों को, टीएमसी के नेताओं को अपने में शामिल कर रही है। उनका कहना है कि बाहरी लोग हैं। ये डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ये पूरा टूरिस्ट ब्रिगेड जो है वो चला आ रहा है, अंग्रेजी में हेंचमैन ऑफ द टूरिस्ट ब्रिगेड जैसे शब्द हैं का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे लगातार हमला टीएमसी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि टीएमसी थोड़ी परेशान है। इसलिए सवाल कि क्या टीएमसी के सामने कड़ी चुनौती है, हार जीत की बात तो बात की है, पर बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है। हाँ। नंबर 1 सेकंड, जैसे कि सुबीर जी ने भी शुरू में बोला, ये मीडिया लेवल पे तू मैं चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुद्दे क्या होंगे या किस बात का फायदा उठा सकती है? एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, पर बीजेपी का हम देख रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की बात भी है, बांग्लादेशी, सीएए, एनआरसी, इन तमाम चीजों की तैयारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के मिशन बंगाल की, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या टीएमसी क्या कर रही है और क्या भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा, उससे क्या ये अंदाज़ा लगाना सही होगा कि बीजेपी इस रोड शो के ज़रिए या बड़ी भीड़ के ज़रिए जो है बीजेपी का राज तिलक हो सकता है बंगाल में। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं। इस समय ये आप कहेंगे कि जिस तरह से टीएमसी के लोगों ने साथ छोड़ा है, ये एक बड़ा झटका है विजय जी टीएमसी के लिए? कोई झटका नहीं है। ये वो लोग थे जो आप कह रहे हैं जिनके ऊपर आरोप थे, जो डरे हुए थे और जो पहले से ही जाने वाले थे, वो चले गए हैं अभी? नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी छोड़ के पश्चिम बंगाल में दूसरा कोई नेता नहीं है हमारे टीएमसी में। ममता बनर्जी के काम पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को वोट मिलता है। आप तो जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी का चेहरा है चंद्र बोस जी, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है वहां पर ममता बनर्जी के टक्कर का।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोला जाता है, मगर ये बंगाल में ही रिस्ट्रिक्टेड है। ममता बनर्जी एक मैस लीडर है, इसमें कोई बात, ये तो सही है, मगर मुद्दा कुछ अलग है। देखिए, 2011 में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को मौका दिया था, 2016 में दोबारा मौका दिया, मगर गुड गवर्नेंस के लिए मौका दिया था। मगर ममता बनर्जी, आपका देखिए, हेल्थ, इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दा में फेल है। तो आज ये पश्चिम बंगाल की जनता बोल रहे हैं कि हम लोग ममता बनर्जी को और फिर से तीसरा बार मौका नहीं देना चाहते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देंगे। ये अभी जनता कहाँ बोल रही है? अभी तो चुनाव में समय भी बाकी, ये आप कह रहे हैं। और देखिए, हम लोग बहुत लोग से मिलते हैं, हम दो बार चुनाव हम लड़ चुका है। हम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा है भवानीपुर में, असेंबली में, फिर दक्षिण कलकत्ता जो ममता बनर्जी का गढ़ है, हम लोकसभा चुनाव इधर लड़े हैं। 4,20,000 वोट मुझे मिला है। जी। हम चुनाव जीत नहीं पाया, मगर इतना वोट जो मिला है, इसमें प्रमाण करता है कि के बदलाव तो आ रहा है। सुबीर भौमिक, आप इस बात को मानेंगे कि 2011 में बीजेपी को मात्र 4% वोट मिला था, 2016 में बढ़ के वो 17% हो गया। तो ये इसमें लगातार बढ़ोतरी है। जाहिर सी बात है कि एक एंटी इनकम्बेंसी की भावना भी है। और साथ में आपको ये लगता है कि बीजेपी जो यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की शुरुआत हो चुकी है, बंगाली अस्मिता की बात हो रही है यहाँ पे, और वो सुनहरा दौर लौटाने की बात हो रही है, सोनार बंगाल की बात हो रही है, तो ये तमाम इसके यहाँ पे हथियार होंगे टीएमसी के खिलाफ? नहीं, ये सब सोनार बांग्ला, ये सब से कुछ नहीं हो रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व से भी बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। बंगाली अस्मिता का भी जिक्र बीजेपी कर रहे हैं, उसमें भी उतना दम हमको नहीं दिखता। नहीं, मुद्दा ये है, सुनिए, ये जो 4% से 17% और आगे निरंतर बढ़ता गया, इसका वजह है बंगाल में ध्रुवीकृत राजनीति का ट्रेडिशन है। यहाँ पर आज के तारीख में लोगों को ये लग रहा है कि अगर टीएमसी का जो खिलाफ है बंदा, वो अगर किसी को वोट डालना चाहता है और वोट उसका बर्बाद नहीं करना चाहता, वेस्ट नहीं करना चाहता, वो तो ये ध्रुवीकरण किस इशू पे हो रहा है? शिवम, आपको क्या लगता है ये ध्रुवीकरण का हिस्ट्री रहा है? तो ध्रुवीकरण बीजेपी किस चीज का कोशिश कर रही है ना? एक सेकंड, मैं आपकी बात वापस कर रही हूँ कि समय कम है, इसलिए मैं शिवम से भी पूछना चाह रही हूँ कि ये ध्रुवीकरण जो है वो आपको लग रहा है कि किस बिना पे इसी ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? जब बांग्लादेशियों की बात हो रही है, या वहां पे 70% हिंदू मतदाता है, 27% मुसलमान है, जो तृणमूल का कार्डर वोट है। शिवम, नगमा जी, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बंगाल में चरम सीमा पे है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से, मेरे विश्लेषण से, इसका फायदा टीएमसी को भी हो रहा है। क्योंकि पहले मुस्लिम वोट जो है बढ़ता था टीएमसी और सीपीएम कांग्रेस वगैरह में, बट अब ध्रुवीकरण से 2 ध्रुव हो गए हैं। ध्रुवीकरण से 2 ध्रुव हैं, टीएमसी और बीजेपी। कांग्रेस और सीपीएम का टुकड़ा साफ है, उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसी सीटें जो टीएमसी आज तक नहीं जीती है, क्योंकि मुस्लिम वहां पे देते थे वोट सीपीएम कांग्रेस को, टीएमसी भी जीतेगी। तो ध्रुवीकरण का फायदा दोनों तरफ को है। ज्यादा गौर देने वाली बात है दलित वोट पे बंगाल पे, जिसकी चर्चा नहीं है, वो ज्यादा बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। हिंदू मुस्लिम तो हो चुका है, जितना हो सकता है उतना हो गया है जी। और इस वोट बैंक पर काफी नजर है वैसे बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद अब आप तमाम लोगों का, क्योंकि इतना ही समय इस समय हमारे पास। पर जैसा रैलियों से, ये जो रोड शोज हैं, इनसे शुरुआत और इससे जो भीड़ जुटी है, उससे बीजेपी की काडर में काफी उत्साह है। और जैसा दोनों पत्रकारों ने कहा है कि ध्रुवीकरण जो है इस चुनाव में काफी देखा जाएगा, और बंगाल में इसका इतिहास भी रहा है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिन का बंगाल दौरा पूरा किया है और बोलपुर में उनका रोड शो हुआ, जिसे उन्होंने खुद अभूतपूर्व बताया है। बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं और लगातार अमित शाह और जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का कार्यक्रम है। बीजेपी ने 200+ सीटों का लक्ष्य अपने लिए बंगाल में रखा है।